मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। आपने ये अज्यूम करना है कि ये पिक्चर पूरी यूनिवर्स की है और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए मैंने इसके बॉर्डर पर सफ़ेद कलर की लाइन्स लगा दी हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी ना कम हो सकती है और ना ज़्यादा हो सकती है। अलबत्ता वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो हमारे पास कायनात में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है और वो एनर्जी ना ख़त्म हो सकती है और ना ज़्यादा हो सकती है, ना कम हो सकती है। पर यह हो सकता है कि एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। अब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे होती है उसकी कुछ मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ। हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारे पास 25 ml पानी है और उसको हम हीट करते हैं। इतना हीट करते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाए। तो आपको मालूम है कि हमने उसे कितनी एनर्जी दी। ये इतनी ही एनर्जी है जो कि हम इस्तेमाल करें तो हम 12.5 kg का एक वेट 1 मीटर उठा सकते हैं। तो आप देखें कि इन दोनों सिनेरियो में हमारे पास एक किस्म की एनर्जी है जिसमें एक तरफ हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि दूसरी तरफ हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल मैंने आपको दोबारा दी है जहाँ पर एक बच्चा स्केटिंग कर रहा है और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर या येलो कलर की बार है ये टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है और जो ग्रीन और ब्लैक रिपीट और जो ग्रीन और ब्लू बार्स हैं, ब्लू बार पोटेंशियल एनर्जी है और ग्रीन काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, पर जब वो हाइट पर पहुँचता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और जब वो नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक तीसरी फॉर्म भी है जिसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, पर वो नेग्लिजिबल है। तो आपने देखा कि टोटल एनर्जी सेम है पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो रही है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी टोटल एनर्जी जो है वो येलो कलर की बार से हमने दिखाई है और उसके साथ साथ थर्मल एनर्जी ऑरेंज कलर की, पोटेंशियल एनर्जी ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जगह पर एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स ले रही है। कभी वो थर्मल एनर्जी बन जाती है, कभी वो पोटेंशियल एनर्जी और कभी वो काइनेटिक एनर्जी, पर टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती इस सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इन तमाम एनर्जीज़ को हम किसी भी टाइम पर अगर ऐड करें तो टोटल एनर्जी के बराबर हमारे पास जवाब आएगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि एक टैब है पानी का और उससे पानी नीचे की तरफ गिर रहा है। तो पानी में हमें नज़र आ रहा है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों हैं। उसके साथ एक व्हील लगा हुआ है और वो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से घूम रहा है। उस व्हील के साथ हमने एक जनरेटर लगाया हुआ है जो कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखें, ये इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर वो आगे जा रहे हैं और आगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा है जो इस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे थर्मल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास इनिशियली काम शुरू हुआ था काइनेटिक और मैग्नेटिक एनर्जी से और उसको हमने चेंज किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ट्रांसमिशन का तरीका है एनर्जी का, तो यहाँ से हम चले गए थर्मल एनर्जी की तरफ। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी अपनी फॉर्म्स चेंज करती है पर टोटल एनर्जी इस सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती है। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में बिजली कैसे पहुँचती है? मैं आज आपको बताता हूँ कि डैम में, बड़े बड़े डैम में हम पानी स्टोर कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा डैम है, यहाँ पे पानी स्टोर किया और फिर पानी को एक टनल में से नीचे की तरफ गुजारते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत होती है और वो तेज़ी के साथ नीचे फ्लो करता है और यहाँ पर उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो वो यहाँ पर टरबाइंस के ब्लेड्स को मूव करवाता है, टरबाइंस को घुमाता है। टरबाइन के साथ जनरेटर लगे होते हैं, वो भी घूमते हैं और हमें करंट मिलता है और वो करंट फर्दर ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमारे घरों तक आता है इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पानी से बिजली बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में हमारे घर में आता है और वो थर्मल एनर्जी, अगर हम हीटर लगा रहे हैं तो थर्मल एनर्जी में चेंज होगा, वो लाइट एनर्जी में भी चेंज हो सकता है अगर हम बल्ब जला रहे हैं।
अब आप एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है। अगर आप शुरू करें तो यहाँ पर एक बॉल हाइट से नीचे गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, वो नीचे गई और आगे उसने मुख्तलिफ चीज़ों को वो एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो हर जगह पे कहीं रोटेशनल मूवमेंट हुई और कहीं लीनियर मूवमेंट हुई। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेंज हो रही है, पर टोटल एनर्जी इस सिस्टम की हमेशा कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम की या एक क्लोज सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चली जाती है, पर उसके दरमियान बैलेंस हमेशा रहता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता। इस चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के एनर्जी हमेशा आइसोलेटेड और क्लोज सिस्टम में कंजर्व होती है, वो कम या ज़्यादा नहीं होती। क्या इस एनर्जी से हम कोई काम ले सकते हैं? ये अब बहुत अहम सवाल है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो क्या हम हीट से कोई काम ले सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके चलूँगा। ये गुब्बारा है और इसमें हमने हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। जैसे हम इस गुब्बारे को हल्का सा भी फ्लेम दिखाएंगे तो ये गुब्बारा एक्सप्लोड करेगा। बहुत एक्सप्लोसिव होती है हाइड्रोजन गैस और इस वजह से ये गुब्बारा या बैलून फ़ौरन एक्सप्लोड करेगा और हमें हीट फील होगी। अब इस सिस्टम की तरफ जाते हैं कि इस सिस्टम में हुआ क्या। इसके लिए मैं आपको इंफ्रारेड या थर्मल कैमरे की मदद से समझाऊंगा। थर्मल कैमरा हमें किसी भी तस्वीर में थर्मल प्रोफाइल दिखाता है कि वो तस्वीर में गर्म चीज़ों की निशानदेही करता है। मसलन आप अगर इस ऊपर की तस्वीर को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हर चीज़ नीली है, कुछ जगह पर आपको ऑरेंज कलर नज़र आएगा। ये लाइट है जो गर्म है, इस वजह से ये ऑरेंज कलर की नज़र आ रही है। इसी तरीके से अगर आप इस घर को थर्मल कैमरे से देखें तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। जहाँ पर ऑरेंज या रेड कलर नज़र आएगा वो हिस्सा घर का बहुत ज़्यादा गर्म होगा और जो ब्लू है वो ठंडा हिस्सा है। तो इस कमरे में हमने गुब्बारे को, जिसमें हाइड्रोजन भरी हुई थी, हमने उसको एक्सप्लोड किया। तो जैसे ही गुब्बारा एक्सप्लोड हुआ तो आप नीचे वाली तस्वीर देखें, आपको नज़र आएगा कि कमरे में काफ़ी जगह पर आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। ये वो हीट है जो जनरेट हुई है इस गुब्बारे से। और वो हीट कैसे जनरेट हुई? वो हीट इस कमरे में जितनी भी एयर थी उसके मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि गुब्बारे में जो फ्लू गैसेस निकली वो उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स बहुत तेज़ी से मूव कर रहे थे। उन्होंने जो बाहर ठंडी एयर थी उनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स को टक्करें मारी या उनसे कोलाइड किए। तो अब हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, जो हमें ये कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में अगर हम हीट ऐड करें, Q जो है वो हीट है, अगर हम हीट ऐड करें तो वो बराबर होगी वर्क डन के प्लस इंटरनल एनर्जी जो उस सिस्टम की बढ़ेगी। हमने यहाँ पर हीट ऐड की। हीट कैसे ऐड की? कि हमने हाइड्रोजन को आग लगा दी। तो वर्क डन क्या हुआ कि एक एक्सप्लोजन हुआ और एक शॉक वेव पैदा हुई और इंटरनल एनर्जी इस पूरे कमरे की ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स की एनर्जी भी बढ़ गई। तो जितनी हीट हमने दी वो बराबर है वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप हाइड्रोजन गैस एक रॉकेट में भर दें और उसको, तो जैसे हम इस रॉकेट को इग्निशन देंगे ये रॉकेट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो हमने इसमें हीट एनर्जी ऐड की और वो किस तरीके से, हमने इसके फ्यूल को आग लगाई और ये रॉकेट, इसने एक वर्क डन किया। और वर्क डन क्या किया कि ये ऊपर की तरफ गया और उसके साथ साथ इस पूरे सिस्टम की जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बढ़ी, क्योंकि इस रॉकेट का जो धुआं था जिसको हम फ्लू गैसेस कहते हैं ये नीचे की तरफ आया और ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। तो इसने क्या किया, इसने ओवरऑल यहाँ पर जितनी भी एयर थी उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी, वर्क डन भी हुआ। और ये वर्क डन कैसे हुआ? जो हीट हमने इसमें ऐड कर दी। मैं अब आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ हाइड्रोजन रॉकेट की। अगर आप ये देखें तो ये एक हाइड्रोजन रॉकेट है। तो जैसे ही हमने इसको इग्निशन दिया तो इसने वर्क डन किया और वर्क क्या था इसका कि ये ऊपर से जाकर दूसरी तरफ रोड पे लैंड हुआ और उसके साथ साथ इसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ाई। उसकी वजह कि अगर आप देखें तो यहाँ से आपको फ्लू गैसेस भी निकलती हुई नज़र आई।
तो जितना हीट हमने इसमें ऐड किया उतना इसने वर्क डन किया। इसी तरीके से हम बड़ी मशीन्स को देखते हैं। हम इस एरोप्लेन को देखते हैं जिसमें फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न होता है तो उससे हीट जनरेट होती है, और वो हीट किस काम के लिए आती है, वो इसको उड़ाती है। तो वर्क डन क्या हुआ कि ये हवा में उड़ता है। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर आपको 2 एग्जॉस्ट डक्ट्स नज़र आती हैं जिससे हीट जनरेट हो रही है, फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं। तो ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ता है जिससे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, और उसके साथ हम यूज़फुल वर्क भी लेते हैं इससे कि जहाज़ उड़ रहा है। और ये सब किस एक्सपेंस पे हो रहा है, कंबस्चन की फ्यूल की उसको आग लगाई और उससे हीट प्रोड्यूस हुई। तो हम हीट से ये काम ले रहे हैं कि जहाज़ उड़ भी रहा है और साथ साथ हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बढ़ रही है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आता तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये फिर एक थर्मल कैमरे की तस्वीर है। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि हीट कैसे हमने ऐड की सिस्टम में, हमने उसके फ्यूल को इग्नाइट किया। तो जैसे हमने उसके फ्यूल को आग लगाई ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए, तो वर्क डन हुआ। वर्क डन क्या हुआ कि जहाज़ उड़ने लग गया, प्लस हमारे जो सिस्टम है उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी। और वो कैसे बढ़ी, अब आप देखें ये फ्लू गैसेस जो पीछे आ रही हैं, अब आपको नज़र आ रहा है कि इनमें कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इनका हाई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट है, और इनके जो एटम्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। वो अब जब एयर के एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी, अपनी हीट एनर्जी जो है उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह ओवरऑल पूरे सिस्टम का जो एनर्जी पैरामीटर है वो ऊपर चला जाएगा। अब आप इस गाड़ी को देखें, ये रेसिंग कार है और इसका फ्यूल जलने की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट फर्दर इससे वर्क डन करवाती है। और वर्क डन क्या है कि ये गाड़ी जो है तेज़ी से मूव करती है। उसके साथ साथ आप देखें कि कुछ हीट जो है वो ओवरऑल सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को भी बढ़ाती है। अगर आप देखें तो आपको फ्रिक्शन भी नज़र आ रही है, फ्रिक्शन की वजह से इसके टायर्स जो हैं वहाँ से आपको काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइंस भी नज़र आ रही हैं। तो ये वो सारी हीट है जो हमारे इस पूरे क्लोज सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है। तो एक तो यूज़फुल वर्क भी हो रहा है और साथ साथ ओवरऑल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो भी बढ़ रही है। इस बैलून को देखिए, इस बैलून में बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। इसके नीचे एक हाइड्रोजन गैस का बहुत बड़ा सिलेंडर होता है जिसको हम आग लगाते हैं और उससे बहुत बड़ा शोला बनता है, और उस शोले से, इस हीट से ये बैलून ऊपर की तरफ उड़ता है। इसका अगर आप टेम्परेचर प्रोफाइल देखें तो आपको नज़र आएगा कि नीचे की तरफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, रेड कलर। येलो कलर का मतलब है कि कुछ कम टेम्परेचर की फ्लू गैसेज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो काफ़ी कम टेम्परेचर की फ्लू गैसेज हैं। तो ये जो गैसेस होती हैं ये हल्की होती हैं और ये इस गुब्बारे को ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो ये इन्होंने क्या किया, वर्क डन किया। पर ओवरऑल इस आग की वजह से इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एयर के एटम्स हैं, उनको भी हीट एनर्जी मिलती रहती है। अगर हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में हीट ऐड करें तो उससे हम काम भी ले सकते हैं और साथ साथ वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ाएगी। तो अगर हीट ज़्यादा ऐड करेंगे तो काम ज़्यादा होगा, और अगर हीट कम ऐड करेंगे तो काम कम होगा। इस बेसिस पर बहुत पहले हीट इंजन्स बनाए जा चुके थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत बाद में आया था और लोगों ने हीट इंजन्स बना लिए थे। आप कहेंगे कि हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करता है। हम हीट ऐड करते हैं और उससे यूज़फुल वर्क लेते हैं। छोटे होते आपने कश्ती पानी में चलाई होगी, कभी आपने सोचा था कि ये कश्ती का मैकेनिज़्म क्या है? आज मैं आपको बताऊंगा कि इस कश्ती का मैकेनिज़्म क्या है और कैसे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करता है। यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है, इसके ऊपर हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें पानी होता है, इसके अंदर पानी होता है, इसमें पानी भरते हैं पहले चलाने से। अब क्या होता है कि जैसे ही कैंडल को हम आग लगाते हैं तो ये पानी गर्म होना शुरू हो जाता है और इससे स्टीम बनती है, और ये स्टीम प्रेशर के साथ बाहर पीछे की तरफ निकलती है। इस प्रेशर के पीछे की तरफ निकलने की वजह से ये बोट आगे की तरफ मूव करती है। आपको याद होगा जब भी आपने ये बोट चलानी होती थी तो पहले आप इसमें पानी भरते थे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास पानी होता है इसके अंदर, और कुछ जगहों पर पानी जो है वो कॉयल्स के अंदर भी होता है। ये छोटी छोटी कॉयल्स हैं, इनके अंदर भी पानी होता है। तो हम इनको
हीट देते हैं। तो हीट देने की वजह से ये स्टीम बनाती हैं और वो स्टीम जो है पानी के साथ बाहर की तरफ निकलती हैं। और जैसे ही वो स्टीम प्रेशर के साथ पानी के साथ बाहर निकलती है तो बोट जो है वो आगे की तरफ मूव करती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म है जिसमें हम बोट जो है उसको मूव करवा सकते हैं, और बोट को हम एक सिंपल हीट इंजन कहते हैं। आपको याद होगा कि छोटे होते हैं आपने ऐसी बोट जो है उसको, ये एक मैकेनिज्म है, उसको जस्ट दिखाया गया है, बोट नहीं है, पर आपने ऐसी बोट चलाई होगी। और इसमें जैसे ही ये आपके पास मेटल जो है वो गर्म होती है तो ये इसके अंदर पानी भी गर्म हो जाता है और स्टीम बाहर निकलती है और हमें फट 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 की आवाज़ आना शुरू हो जाती हैं। और वो क्यों आती हैं? क्योंकि स्टीम भी पानी के साथ निकल रही होती है और बोट आगे की तरफ मूव कर रही होती है। तो ये एक बहुत छोटी एग्जांपल थी जिससे मैंने आपको दिखाया कि आप एक हीट इंजन से यूज़फुल वर्क ले सकते हैं। इस केस में यूज़फुल वर्क क्या है कि बोट आगे की तरफ मूव करती है, और किस वजह से मूव करती है कि हमने सिस्टम में हीट दी, और उसके साथ साथ हमारे सिस्टम की ओवरऑल इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। क्योंकि अगर आप पानी में देखें तो स्टीम का पानी में निकलने की वजह से पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ओवरऑल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लोग स्टीम इंजन बनाना बहुत पहले ही शुरू कर चुके थे। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरी तरीके से तश्कील नहीं पाया था, पर लोग जानते थे कि स्टीम से बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। और स्पेशली इंग्लैंड में स्टीम बनाने और उससे काम लेने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड वाज़े हो चुका था। इंग्लैंड में ही स्टीम इंजन बनाए गए, ट्रेन्स चलाई गई और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया गया। तो स्टीम इंजन वाली ट्रेन कैसे चलती है? सिंपल तरीका है, हम कोयलों को जलाते हैं। कोयले जो हैं वो फ्यूल का काम करते हैं, उनको जलाया जाता है और उनसे स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। पानी को उबाला जाता है और स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। जब हमारे पास स्टीम आ जाती है तो स्टीम के साथ हम पिस्टन को मूव करवाते हैं। ये एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर में मूव करता है। जब स्टीम भरती है तो ये ऊपर की तरफ जाता है और जब स्टीम निकलती है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो हमने क्या किया, पिस्टन को मूव करवाया और पिस्टन हमें एक लीनियर मोशन दे रहा है। अब आप देखें ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है, और इस मोशन को यूज़ करते हुए हमने आगे रोटरी मोशन में इसको कन्वर्ट किया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये एक पिस्टन लगा हुआ है, स्टीम जो है उसमें आ रही है, जा रही है और उस वजह से मूव कर रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन दे रहा है। पर आगे हमारे पास इस मोशन को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं और ट्रेन के पहिए जो हैं वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के पहिए हों या कोई और चीज़ हो। तो हम जब भी पानी को अंडर प्रेशर बॉयल करते हैं तो वो हमें स्टीम देता है। इस तरीके से हमने हीट को यूज़ करते हुए स्टीम इंजन्स बनाए, और इसकी स्टीम इंजन्स की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो इसके बनने के बाद आई, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शक्ल में आया कि जब भी आप हीट किसी सिस्टम में देते हैं तो वो बराबर होती है वर्क डन के, जो कि ये ट्रेन चलाने में कर रहा है, प्लस उस ओवरऑल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि धुएं की शक्ल में ओवरऑल सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि जितनी हीट हम इस इंजन को देंगे ये उतनी ज़्यादा स्टीम बनाएगा और उतनी तेज़ी से ट्रेन चलेगी। तो जितनी हीट यानी Q हम देंगे उतना ज़्यादा ये वर्क डन करेगा W, और उसके बाद जितनी भी हीट बाकी रह जाएगी वो इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने की शक्ल में सामने आएगी। और वो कैसे होगी? अगर आप देखें तो अभी जो स्टीम ऊपर से निकल रही है ये भी गर्म है, ये ओवरऑल यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रही है हवा का, और इसके साथ साथ और भी फोर्सेस होती हैं जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम का बढ़ाती हैं।